प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम हिंदी आरोह भाग 2 काव्यखंड से पाठ 3 बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित एक कविता पढ़ेंगे। आइए इस कविता की व्याख्या देखते हैं। बात सीधी थी बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ संदर्भ आप जानते हैं। पाठ का नाम बात सीधी थी पर और रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ये संदर्भ बनता है। संकेत के बारे में जानते हैं। प्रसंग यहाँ इस कविता में कवि ने जो लोग कोई बात कहते हैं शब्दों का आडंबर ओढ़कर उस पर व्यंग किया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए। जब आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, तो ये सोचकर नहीं कहना चाहिए कि आप कितने विद्वान हैं, कितने पारंगत हैं शब्दों के प्रयोग में, बल्कि ये सोचकर बात कहनी चाहिए कि श्रोता या पाठक या जो सुनने वाला है वो आपकी बात को कितना समझ पा रहा है। उसकी समझ के अनुसार अपनी बात कहना चाहिए तो बात सार्थक होती है, अन्यथा भाषा के चक्कर में बात उलझ जाती है। यहाँ पर कवि ने भी अपना एक अनुभव बताया है। कहा है कि एक बार वो लोगों के सामने कोई बात कहना चाह रहा था और उसने अपनी बात कही, लेकिन खुद की स्वयं की विद्वता सिद्ध करने के लिए, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए उसने जब शब्दों में ऐसा प्रयोग किया, बनावटीपन लाया, अलंकारों का प्रयोग किया, मुहावरों का प्रयोग किया और इससे भाषा जटिल हो गई, कठिन हो गई और लोगों को समझ नहीं आई। तो उसी अनुभव को इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अर्थात कथन सही सरल था, सहज बात कहना थी कवि को, लेकिन स्वयं का पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों का भरपूर प्रयोग कर दिया, क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया और इस भाषा के चक्कर में पड़ने के कारण, माने भाषा का ऐसा प्रयोग किया, शब्दों के ऐसा प्रयोग किया जो जन सामान्य को समझ नहीं आई, जरा टेढ़ी फंस गई। अर्थात बात अपने कथ्य से भटक गई। जो कहना चाह रहा था वो ठीक से कह नहीं पाया, आडंबरों में फंस गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। मतलब क्या हुआ? कवि को लगा कि वो जो कहना चाह रहा था वो ठीक से कह नहीं पाया भाषा के चक्कर में, तो उसने उस जो कहना चाह रहा था उसको फिर से कहने का प्रयास किया और इसीलिए इस बार उसने शब्दों को पलट दिया, शब्दों को बदल दिया, कुछ शब्दों को हटा भी दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अर्थात शब्दों को प्रयोग बदल कर दिया, उनके पर्यायवाची रख दिए, उनके समानार्थी रख दिए और फिर बात कहने का प्रयास किया, घुमाया फिराया ताकि बात या तो बन जाए, माने जो कहना चाह रहा है वो ठीक ढंग से कह पाए, अर्थात भाषा से बाहर आए या फिर उस बात से अलग हो जाए। क्योंकि भाषा के चक्कर में उसने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया
ऐसे अलंकारों के चक्कर में कि बात जो सहज थी वो सहज ना रहकर उलझ गई। लेकिन इससे हुआ क्या, इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जो कहना चाह रहा था वो ठीक से अब भी नहीं कह पाया। उसने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा, बदला, घुमाया फिराया, पर बात नहीं बन पाई। कि ऐसा होता है अक्सर, जो कवि कविताएं करते हैं वो तुक के चक्कर में, लय के चक्कर में, अलंकारों के चक्कर में, माने अपना कला पक्ष सजाने के कारण सहज बात नहीं कह पाते। और जब तक कविता में सहजता नहीं होती पाठक को समझ में नहीं आती। इसलिए एक अच्छी कविता का गुण होता है प्रसाद गुण। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद गुण एक कविता का अच्छा गुण माना जाता है। प्रसाद गुण में क्या, सहजता से बात की जाए, जो आप कहना चाह रहे हैं वो लोगों को समझ में आए, तब तो आपकी बात का सार्थक होगी। तो कवि ने भी प्रयास किया, बहुत कुछ बदला, शब्दों का अदल बदल किया, लेकिन फिर भी वो जो कहना चाह रहा था वो नहीं कह पाया, क्योंकि वो और उलझ गया, बात और भी पेचीदा हो गई, मतलब और भी कठिन हो गई। जो कहना चाह रहा था वो ठीक से नहीं कह पाया। उसने शब्दों को बहुत बदलने का प्रयास किया और सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कभी ठीक से समझ नहीं पा रहा था मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कभी कोई पेंच कसा जाता है, अब पेंच कसते हैं तो एक दिशा में उसको घुमाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आपने देखा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब उसको कसते हैं तो पेंच खुलता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब उसको कसते हैं तो पेंच कसाता है। तो यहाँ जैसे पैच, जो बात यहाँ पैच से मतलब यहाँ एक नया रूपक दिया है पैच कसना। पैच कसना मतलब बात को ठीक से समझाना, लेकिन कभी उस पैच को कस तो रहा था बेतरह, मतलब उल्टा, ठीक से नहीं कस पा रहा था। माने पैच उसे ये नहीं मालूम किस दिशा में मुझे बात कहनी चाहिए, दिशा भटक गया। जो कहना चाह रहा था वो ठीक से नहीं कह पा रहा था, तो बेतरह कसता चला गया जाए। उसे खोलना था पैच, माने बात को समझाना था। पैच खोलना माने बात को समझाना, लोगों को समझ में आ जाए, अपना कथन स्पष्ट हो जाए, सबको ठीक से समझ में आए, ऐसा कहना चाह रहा था। परंतु हो क्या गया, उल्टा पैच कस दिया उसने। मैंने वो पैच ऐसा उल्टा कर दिया, मैंने बात को समझाने के बजाय वो उल्टी बात को उलझाने बैठ गया, मैंने उलझ गया। कभी समझ रहा था कि मैं समझा रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ अर्थ, परंतु हो क्या रहा था, शब्दों का प्रयोग ऐसा कर रहा था कि श्रोता को, पाठक को वो जटिलता आ गई, उसमें क्लिष्ट हो गए, शब्द कठिन हो गए, उस ठीक समझ में नहीं आ रहे थे। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। लोग जो इनकी बात सुन रहे थे उन्हें लगा कि कभी अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहा था, तो उन्होंने कवि का प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया और वाह वाह कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे। तमाशबीनों यानी दर्शकों के द्वारा जो देखते हैं, तमाशा देखते हैं, ऐसे लोग कवि की उलझन को देखकर वाह वाह कर रहे थे, उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, उसे प्रशंसा कर रहे थे, उसे तारीफ कर रहे थे कि कवि ने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। परंतु बात जो कहना चाह रहा था कवि वो कह ही नहीं पाया था। तो प्रशंसा तो मिल जाती है कभी कभी, लेकिन बात समझ नहीं आती लोगों को, क्योंकि ऐसे आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्द ऐसे होना चाहिए जो आम लोगों को बात समझ में आ जाए। जैसे अब आपने सुना हुआ केशवदास कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। अब केशवदास ने जटिल जटिल शब्दों का प्रयोग किया रामचंद्रिका में, तो लोगों को उनकी कविता से कम समझ में आती थी, इसलिए उन्हें क्या संज्ञा दी गई, कठिन काव्य का प्रेत। यहाँ शब्दों के आडंबर में नहीं पढ़ना चाहिए कवियों को। कवि ये कहना चाह रहा था, सीधे ढंग से, सही ढंग से अपनी बात कहना चाहिए और शब्दों को ऐसा प्रयोग करो ताकि आम से आम श्रोता को बात समझ में आसानी से आ जाए। तो यहाँ कवि को प्रशंसा तो मिल रही थी, वाह वाह कर रहे थे लोग, शाबाशी दे रहे थे, परंतु बात नहीं समझ पा रही थी। कवि ठीक से क्या कहना चाह रहा था वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि इस बात से भयभीत था
चिंतित था कहीं ऐसा ना हो कि बात ज़्यादा उलझ जाए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सामने लोगों को स्पष्ट व्यक्त ही ना कर सकूँ। और हुआ भी वही, कभी जो कहना चाह रहा था वो व्यक्त ही नहीं हो रहा था, उसके अभिव्यक्ति में वो बात आ ही नहीं पा रही थी, शब्दों का आडंबर जरूर दिखा रहा था वो। तो क्या हुआ, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अब बात की चूड़ी मर गई यानी बात का जो प्रभाव था वो समाप्त ही हो गया। बात का जो प्रभाव पड़ना चाहिए लोगों पर वो नहीं पड़ रहा आया था, बात की चूड़ी मर गई माने उसका प्रभाव समाप्त हो गया, नष्ट हो गई बात। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे पैंच है, पैंच में चूड़ियाँ होती हैं और चूड़ी उसकी मर जाए माने चूड़ी उसकी नष्ट हो जाए तो पैंच कील जैसा हो जाता है, उसमें फिर घूमता रहता है लेकिन कसता नहीं है। ऐसे ही भाषा के चक्कर में कवि ने जो बात कही उस बात का प्रभाव समाप्त हो गया और केवल भाषा भाषा दिखने लगी, शब्द दिखने लगे, लेकिन जो कथ्य स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो ठीक जैसे भाषा में कोई पैंच इसकी चूड़ी मर जाए दीवार में वैसे ही घूमता रहता है, ऐसे ही कवि की कथ्य जो है वो लोगों को समझ नहीं आ रहा था भाषा के चक्कर में, क्योंकि भाषा में उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया था। फिर क्या हुआ, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। फिर कवि निराश हो गया, उससे बात नहीं बन पाई, थक गया, उसे ठीक से अपनी बात कहना नहीं आया, तो बेबस होकर क्या कर दिया उसने, हार कर कील की तरह उसे ठोक दिया। पैंच का काम कसना होता है लेकिन उसने कील जैसा, कील में चूड़ी नहीं होती, कील जैसा ठोक दिया। अब कील जैसा ठोका तो पैंच में जो चूड़ियों का स्थान था वो बेकार रह गया, उसमें कसावट समाप्त हो गया। ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से दिख रहा था कील ठुकी हुई है, पैंच ठुका हुआ है, लेकिन अंदर क्या था, उसमें चूड़ियाँ नहीं थी, चूड़ी तो उसकी मर चुकी थी, तो उसमें कसाव था न ताकत थी। अर्थात कवि ने कविता तो कह दी, अपनी बात तो कह दी, ऊपर से तो ठीक लगा कविता हो गई, लेकिन कविता में क्या कहना चाह रहा था वो बात स्पष्ट ही नहीं हुई, माने अभिव्यक्ति उसकी ठीक से हुई ही नहीं। शब्द तो दिख रहे थे लेकिन उन शब्दों का प्रभाव समाप्त हो गया था, उसमें शक्ति नहीं बची थी अपने कथ्य में, उसमें वो कसाव नहीं था, मैंने अपनी बात वो प्रभाव उत्पन्न नहीं कर पाए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जैसे शरारती बच्चा होता है वो किसी की पकड़ में नहीं आता, चंचलता उसमें बहुत ज़्यादा होती है, ठीक उसी तरह से जो बात कभी कह रहा था वो नहीं कह पाया, तो बात खुद यहाँ मानवीकरण कर दिया बात का। बात ने मान लो कवि से कहा कि बात कवि के साथ खेल रही थी कि तुम मुझे पकड़ ना पाओगे, कवि बात के साथ खेल रहा था, कवि की बात जो है उसकी पकड़ से दूर हो रही थी शरारती बच्चे जैसी। तो उस बात ने क्या कहा कवि से, मुझे पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात क्या तुमने भाषा को ठीक ढंग से प्रयोग करना नहीं जाना? तुम्हें जो कहना चाहिए वो सरल शब्दों में कहना क्या तुम्हें नहीं आता? क्या तुमने इतना भी नहीं सीखा कि अपनी बात को किस तरह से व्यक्त करना चाहिए, अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए, कथ्य कैसा होना चाहिए, कथन कैसा होना चाहिए और वो कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो कुल मिलाकर ये है कि कवि को कविता करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कविता कर रहा है उसमें केवल पांडित्य प्रदर्शन ना हो, वह बात जो जिसके लिए कह रहा है उसको समझ में आनी चाहिए, तभी वो कविता एक सार्थक कविता मानी जाती है, एक अच्छी कविता मानी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ एक कवि की कविता करने की जो नज़रिया होता है उसमें जो बात वो कभी कभी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं उस पर व्यंग किया है कि कवि अपने पांडित्य प्रदर्शन ना करें, कविता ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए और केवल आडंबर नहीं होना चाहिए शब्दों का, कला पक्ष के चक्कर में बात का प्रभाव समाप्त ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कवियों को। तो आइए अब इस पाठ की काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कविता की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास हर कविता में मिल ही जाता है, क्योंकि जहाँ भी शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण की आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास हो जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश जहाँ दो शब्द साथ साथ आ जाते हैं, अर्थ नहीं बदलता, तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। उपमा रूपक मानवीकरण, बात कवि से खेल रही है उसमें मानवीकरण किया गया है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। बिंब वेदांश, नए नए बिंब विधान, जैसा कि आपने देखा बात
कोई अलग उपमा दे दी, चित्रात्मकता उत्पन्न हो जाती है। बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। चूड़ी मर जाना, उलझ जाना, कसाव ना होना, प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली है। आतुकांत है, मुक्तक छंद है, शांत रस है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। ये इस कविता की विशेषता है। आइए प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। तो 5वां प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? जो इस कविता की मूल भाव है, भाषा को सहूलियत से बरतने से, इसका तात्पर्य क्या है? भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब होता है कि हम जो कहना चाह रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बनावटी भाषा का, ऐसी भाषा का जो कठिन है या जिसमें कठिन शब्दावली का प्रयोग किया गया है, या ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो सामान्य लोगों को समझ में ना आए, इस तरह से भाषा को महिमा मंडित करके नहीं कहना चाहिए कथन को। इससे क्या होता है, जनमानस के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो लोगों को समझ में ना आए। तो यहाँ भाषा को सहूलियत, सहूलियत से मतलब है कि ऐसी आसानी से प्रयुक्त करो ताकि जनमानस को समझ में आ जाए। अपनी बात जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग करो जो आसानी से समझ में आ जाए। इस प्रश्न का अर्थ है कि भाषा को सहूलियत से बरतो, मानो प्रयोग करो, शब्दों का सोच समझकर प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का चयन करो जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। केवल दिखावे के लिए कठिन कठिन शब्दों का या अपने ज्ञान का बेवजह प्रदर्शन करने के लिए शब्दों का प्रयोग ना करें। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? बात और भाषा क्या होता है? भाषा क्या होती है? हम जो भी विचार व्यक्त करते हैं, तो विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। अब इसलिए भाषा और बात ये आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि जो भी विचार आएंगे वो व्यक्त कहाँ से होंगे? भाषा के माध्यम से। तो विचार और भाषा आपस में कैसे हुए? जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी हो जाती, सीधी बात नहीं। इसका अभिप्राय है कि जब हम बनावटी शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, आडंबरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, दिखावे के लिए क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगते हैं, मुहावरों का प्रयोग करने लगते हैं, तो जब हम भाषा में इस तरह से पीछे पड़ जाते हैं, तब हम उनके अर्थ सामान्य जन को समझ में आए इस बात पर ध्यान नहीं रख पाते, और इस चक्कर में भाषा टेढ़ी हो जाती है बात, अर्थात लोगों को समझ में नहीं आती। टेढ़ी होना मतलब समझ में ना आना, आसान ना होना, सरलता ना होना। जिसमें सरलता नहीं है, कठिन हो जाती है। टेढ़ी हो जाना, बात टेढ़ी हो जाती है, अर्थात उसमें कठिनता आ जाती है, क्लिष्टता आ जाती है, जटिलता आ जाती है, वो समझ से दूर हो जाती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा को बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए। शब्द का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। ऐसा कहा गया है कि वाणी बड़ी अनमूल्य होती है, अमूल्य होती है, उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए। कब कैसा शब्द बोला जाए। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ। शब्दों को बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए, उनके हाथ पर नहीं होते। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। तो इस तरह से यहाँ कवि कहना चाहता है कि भाषा का प्रयोग बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए। आडंबर और दिखावे के लिए भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बात आप कह रहे हैं उस बात को ध्यान में रखकर और ये सोचकर कि सामने वाले को वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखते हुए बात को कहना चाहिए। इसलिए बात और भाषा परस्पर कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं। इनका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसमें जोड़ी बनाना है। एक तरफ कुछ बिंब दिए गए हैं या मुहावरे हैं और दूसरी तरफ उसकी विशेषताएं दी गई हैं, तो इसमें सही जोड़ी बनाना है। जैसे बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब क्या है? बात की पैंच खोलना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, पैंच को कील की तरह ठोक देना, बात का बन जाना। तो आइए अब इन शब्दों के अर्थ को अपन जोड़ी मिलाते हैं।
तो पहला है बात की चूड़ी मर जाना। इसका मतलब होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। बात प्रभावहीन हो गई, चूड़ी मर गई यानी प्रभावहीन हो गई। बात की पैंच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना। पैच खोल दिया मैंने, उसको सहजता से समझा दिया, स्पष्ट कर दिया, बात की पैच खोलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि बात का पकड़ में ना आना। जैसे शरारती बच्चा पकड़ में नहीं आता, इस तरह से बात का जब पकड़ में ना आना है तो इसकी जोड़ी किससे बनेगी, बात का पकड़ में ना आना। पैंच को कील की तरह ठोक देना। इसका है बात में कसावट ना होना। सीधा सीधा है इसका पैंच की को कील की तरह ठोक देना, बात में कसावट ना होना। और बात का बन जाना यानी कथ्य, जो कहा जा रहा है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। ये जोड़ियाँ, तो जोड़ी एक बार फिर से देख लीजिए। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना। बात की पैंच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की शरारती बच्चे की तरह खेलना अर्थात बात का पकड़ में ना आना। पैंच को कील की तरह ठोक देना अर्थात बात में कसावट का ना होना। और बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। इस तरह से ये कविता पूर्ण हुई। धन्यवाद।